सभी आत्मज्ञान प्रेमियों को नमस्कार, प्रणाम। चर्चा करने का मन है जड़ और चेतन के भेद के ऊपर। सिर्फ वेदांत में और आत्मज्ञान में या अध्यात्म में जड़ चेतन का विषय बहुत गहरा है। जब भी अध्यात्म के ऊपर चर्चा होती है और वचन होता है तो इसके बारे में बात जरूर आती है। इसको वेदांत में बोला जाता है विवेक दृष्टि। अगर हमें अपने आप को जानना है तो ये बहुत जरूरी है कि इस भेद को अच्छी तरह समझना, विवेक से समझना कि जड़ और चेतन में क्या भेद है। और पर यहाँ पे एक चीज और है, ये जो वेदांत का ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, ये इस जड़ चेतन को भेद को लेके दो स्टेजेस में है, दो स्टेप में है। पहले स्टेप में जड़ और चेतन को अलग अलग जानना बहुत ही जरूरी है, और दूसरा स्टेप है जिसके अंदर में हम ये जानते हैं कि जड़ और चेतन भी वास्तव में एक है। पर अगर हम सीधा ही दूसरे स्टेज की बात करेंगे तो कई बार हमें उस चेतनता का अनुभव होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये समझ लीजिए कि जो पहला स्टेज है, पहला फेज है, जड़ और चेतन का भेद समझना, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70-80% काम इसी में ही है। ये जब अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, हमें पूरी तरह से बोध हो जाए कि हाँ, चेतन का मतलब यही है, तब ही अगले स्टेप की नॉलेज देनी चाहिए। इनफैक्ट स्वामी जी की क्लास में के बाद में जब जड़ और चेतन तो भेद समझ में आया, पर साथ में ये भी बात सुनने में आई कि कण कण में है भगवान। मतलब कि हर चीज जो है वो अपने आप में चेतन है। हर कण में राम है, इसका नाम राम तो चेतन है ही। तो बहुत सारे और वेदांत के कोर्सेज, लेक्चर्स, वीडियोस ढूंढे, कुछ किताबें पढ़ी, तब समझ में आया कि ये भेद क्या है। कभी बोला जाता है कि जड़ और चेतन अलग अलग हैं, कभी बोला जाता है कि सब चेतन है, जड़ अलग से कुछ है ही नहीं, हर जड़ के अंदर चेतनता है। तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों? तब ये समझ में आया कि क्लियरली समझ में आया कि वेदांत का ज्ञान ही दो स्टेप्स में है। पहले स्टेप में अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम उसी को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि जड़ और चेतन को अलग अलग हम कैसे देखें। साधारण तौर पे अगर हम किसी से पूछें कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, अगर किसी को हम ये कहें कि पूरी दुनिया में दो ही तरह के तत्व हैं, एक जड़ और चेतन, तो इन दोनों में भेद करना हो तो कैसे भेद करें? कैसे हम जाने कि क्या चीज जड़ है, क्या चीज चेतन है? तो जो जवाब मिलते हैं, क्योंकि साधारण बुद्धि से, जब हम अपने साधारण अनुभव से, साधारण सोच से जब हम सोचते हैं, तो हमें जिस तरह के जवाब मिलते हैं वो उनके ऊपर पहले बात करते हैं। फिर हम समझेंगे कि वेदांत क्या परिभाषा देता है, कैसे जड़ और चेतन को समझता है, और कैसे उस समझ में ही आत्मज्ञान का या मैं कौन हूं उसका पूरा राज छुपा हुआ है। एक साधारण तौर पे पूछा जाए कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जिसमें समझ लीजिए पहला जवाब ये हो सकता है कि जो भी देख सकता है, सुन सकता है, वो चेतन है, और जो देख सुन बोल नहीं सकता वो जड़ है। और यही परिभाषा आपको बता दूं कि साइंस भी इसी परिभाषा को मानती है। और एक्चुअली साइंस जड़ और चेतन के नाम से नहीं जानती, साइंस कहती है लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि साइंस के पास ये टर्मिनोलॉजी नहीं है जड़ और चेतन की, ये हमारे अध्यात्म की है। पर अगर तभी भी साइंस से ये पूछा जाए कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, तो वो कहेगी कि जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, वो चेतन है साधारण परिभाषा में। और इसका मतलब जिसकी इंद्रियां हैं, जिसकी इंद्रियां हैं वो चेतन है, और जिसकी इंद्रियां नहीं है वो जड़ है। ये एक जवाब आगे निकल के आता है। पर क्या ये जवाब सही है?
इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। पर आज की तारीख में हमें मालूम है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं और जो देख भी सकते हैं। और वो और कहीं दूर नहीं, आप मुझे जिसमें सुन रहे हैं इस टाइम, जिसमें देख रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन। वो मोबाइल फ़ोन सुनने की क्षमता भी रखता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोफ़ोन है। वो देखने की क्षमता भी रखता है क्योंकि उसके अंदर कैमरा है। और वो बोलने की क्षमता भी रखता है क्योंकि उसके अंदर स्पीकर है। पर क्या हम माइक्रोफ़ोन को चेतन कहेंगे? बिल्कुल जवाब साफ है कि माइक्रोफ़ोन को हम चेतन नहीं कहेंगे, माइक्रोफ़ोन जड़ है। तो इसका मतलब ये परिभाषा कि जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो इंद्रियाँ रख सकता है, वो सही परिभाषा नहीं है जड़ और चेतन की को भेद करने की। फिर हम और परिभाषा पे चलते हैं। हो सकता है जब हम पूछें, पब्लिक में पूछें, मैं भी कई जगह ये सवाल पूछता हूँ, तो एक जवाब ये आ सकता है कि जो चीज़ चल फिर सकती है, अपने आप से चल सकती है, या ये कह लीजिए वो चेतन है। और जो चीज़ स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है, वो जड़ है। क्योंकि हम जितने भी प्राणियों को देखते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, यहाँ तक कि कुछ पेड़ पौधे भी हिलते हैं, वो सब के सब हिलते डुलते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते, उनके अंदर चलने की क्षमता होती है। पर आज की तारीख में चलने की क्षमता सिर्फ चेतन चीज़ों में है। ये जो कार या स्कूटर जो चलता है, चाहे उनको चलाने वाला व्यक्ति है, पर वो फिर भी चलता तो है। और अब तो ऐसी कार भी आ गई हैं, ऐसी रिमोट कंट्रोल कार भी आ गई हैं, ड्रोन हम सब ने देखा हुआ है, जो अपने आप से चल सकता है। और वैसे यहाँ पे अगर देखें, जैसे और जानवर समझ लीजिए, हमारे आसपास के माहौल पास कुत्ते होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनको बड़ी हैरानगी होती होगी जब ये कार आती है और स्कूटर आता है, उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो भी चलने फिरने वाली चीज़ें हैं वो तो सब के सब कोई ना कोई जानवर या कोई व्यक्ति है। तो उनको लगता है ये चेतन चीज़ है, उनके पीछे वो भागते हैं, क्योंकि उनको तो वही नज़र आती है, कार ही नज़र आती है। तो दूर से अगर देखा जाए, अगर हम दूर से दुनिया पे नज़र डालें, हम देखें इस बहुत सारी कारें, बसें, ट्रक चल रहे हैं, तो शायद अगर हमें जानकारी ना हो कि इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो हमें ऐसा लगे ये सारे किस तरह के प्राणी इस दुनिया के अंदर आ गए हैं। तो हमें शायद ये लगे कि ये तो जीवित प्राणी हैं। पर ये तो हम जानते हैं कि ये सब के सब कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, ये सब के सब चल फिर सकते हैं, पर ये चेतन नहीं है। तो इसका मतलब ये परिभाषा भी अपने आप में सही नहीं उतरती कि जो चल फिर सकता है वो चेतन है। अब हम और जवाबों की तरफ ध्यान देते हैं, और किस तरह के जवाब हमें मिल सकते हैं। एक जवाब हमें ये मिल सकता है कि जो चीज ग्रो करती है, जो चीज बढ़ती है टाइम के साथ में, वो चेतन है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने प्राणी हैं, इंसान हैं, वो सब के सब, इवन पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर में अपने आप को बढ़ाने की कैपेसिटी है, अपने आप से वो बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बना देने के बाद अपने आप से ग्रो करती हैं। इंसान एक कंपनी बनाता है, बिजनेस शुरू करता है, उसके अंदर शुरू में वो कुछ पैसा लगाता है, कुछ प्रोसेस लगाता है, कुछ एम्प्लॉय रखता है, उसके बाद वो कंपनी बढ़नी शुरू कर देती है। और तो और एक चट्टान है, जब चट्टान बनती है, कहते हैं कि हिमालय पर्वत जहाँ जहाँ है वहाँ पे पहले समुंदर हुआ करता था, उसमें ऐसा ऐसा पृथ्वी में अदल बदल हुई और चट्टान बढ़ते 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 वो इतनी बड़ी हिमालय पर्वत बन गया। बादल है, बादल थोड़े से होते 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो कि चीज अपने आप से बढ़ती है।
और उसको हम पर चेतन नहीं कह सकते। तो फिर क्या परिभाषा ऐसी दी जाए, क्या कैसे हम जाने कि क्या जड़ है और क्या चेतन है? एक परिभाषा ये सुनने में आ सकती है, कोई ये कह सकता है कि जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती है। इसका मतलब कि जो अपने जैसी चीज को पैदा कर सकती है। 1 से 2 बन सकते हैं, 2 से 3 बन सकते हैं, 3 से 4 बन सकते हैं, क्योंकि नेचर का ये सिस्टम है रिप्रोड्यूस करने का, जो इंसानों में है, जानवरों में है और हर तरह की जीवित वस्तु के अंदर है, और तभी वो जीवित वस्तु आगे आगे चलती रहती है, उसकी जाति कायम रहती है। हर जानवर में ये गुण है, और तो और छोटे से बैक्टीरियाज में भी ये गुण है। पर क्या जो रिप्रोड्यूस कर रही है हर चीज, क्या वो चेतन है? आपने कंप्यूटर वायरस का नाम सुना होगा। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक बार ही बना दिया जाता है, पर वो किसी के कंप्यूटर में जाता है तो उसके कंप्यूटर में जाके उसके अपने आप से उसकी हजारों कॉपियां बना देता है, और उस कंप्यूटर के जरिए या उस मोबाइल के जरिए और कंप्यूटर्स में जाके चला जाता है, हजारों कॉपी चली जाती हैं, और वहां पे जाके फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इंसान की बनाई हुई चीज है, जबकि एक केवल एक प्रोग्राम है, वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है। पर क्या वायरस चेतन है? वो बिल्कुल चेतन नहीं है। अभी रॉबोट्स बनने शुरू हुए हैं, और बहुत सारी मशीनें हैं जिनको मशीनें खुद ही बनाती हैं, पर अभी ऐसी मशीन तो नहीं हुई जो अपने जैसी ही मशीन डुप्लीकेट बनाती चली जाए। ऐसी मशीन अभी तक पूरी दुनिया में नहीं बनी है, पर बहुत ही जल्द इस तरह की चीजें बन सकती हैं। इस तरह के रोबोट बन सकते हैं शुरू के दौर पे, जो अपने जैसे रोबोट खुद ही बनाएंगे बिना किसी इंसान की मदद के। वो रोबोट खुद ही मिलके नए रोबोट बना सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो क्या वो रोबोट चेतन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वो फिर भी मशीनरी ही रहेगी, उनको हम चेतन नहीं कह सकते। तो इस तरह से हमने देखा कितने तरह की बातें हमने सोची, अपने सामान्य बुद्धि से सोची, कि जिनसे हमें लगता है कि शायद ये चेतन के गुण हैं। एक बार दोबारा याद कर लें, जैसे कि इंद्रियां रखना, या चलना फिरने की क्षमता होना, या अपने आप को ग्रो करना, जीवन के साथ बढ़ना, और बढ़ने के साथ कह सकते हैं एक स्टेज पे आके उसका मर जाना। वैसे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं जितनी भी हैं, सबके सब एक टाइम पे खत्म हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं। तो वो गुण भी हम ये नहीं कह सकते कि चेतनता को डिफाइन करता है। और अभी हमने लेटेस्ट बात की, अपने आप को मल्टीप्लाई करना, रिप्रोड्यूस करना, 1 से 2 बनाना, जन्म देना, एक तरह से दूसरी चीज को जन्म देना। वो भी गुण देखा जाए तो जड़ में हो सकता है। कंप्यूटर वायरस का आज की डेट में एक बहुत सही उदाहरण है, पर बहुत जल्दी ही ऐसी मशीन भी आ सकती हैं, ऐसे रोबोट्स भी आ सकते हैं जो अपने जैसे रोबोट्स बना सकते हैं। एक जवाब यह हो सकता है कि जो सोच सकता है, जो किसी बात पे विचार कर सकता है, जो निर्णय ले सकता है विचार करके, वो चेतन है। पर आज ऐसी मशीनें बना ली हैं इंसान ने जो एक तरह से सोच के जवाब देती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हमारे ज़्यादातर घरों में एलेक्सा करके एक डिवाइस है। उससे कुछ पूछो तो वो पूरी दुनिया भर की जानकारी से इकट्ठी करके उसका जवाब देने की कोशिश करती है। तो जब वो दुनिया भर से जानकारी ले रही है, उससे हमारा जवाब ढूंढ रही है, तो वो एक तरह से सोच रही है, उसकी बुद्धि काम कर रही है। यही हाल जब हम गूगल में जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो गूगल भी एक तरह से बहुत मेहनत करता है हमारे उस सवाल का जवाब लाने में।
और तो और गूगल मैप के अंदर जब हम अपनी लोकेशन ढूंढते हैं या जब हम उससे रास्ता पूछते हैं और रास्ते में जाते जाते हम रास्ते से गलत चले जाते हैं, तो मैप अपने आप से सोच के हमें नया रास्ता बता देता है। तो ये भी एक तरह से सोचना ही है। तो इसका मतलब सोच भी जो काम है वो भी जड़ वस्तु कर सकती है। तो फिर ये तो और मुश्किल हो गई। हमने सोचा था कि सोचना तो काम कम से कम चेतन का है, कम से कम वो तो मशीनें नहीं कर सकती। तो कोई इसके बाद और अगर पूछे तो जवाब दे सकता है कि जो भाव रखता है, जो अच्छे बुरे के इमोशन, हंसी और खुशी के इमोशन जिसके ऊपर होते हैं, वो चेतन है। जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं वो चेतन है। पर इसको भी अगर देखें तो ये जवाब भी पूरी तरह से पास नहीं होता। जैसे एलेक्सा का हमने बिहेवियर देखा है, और ऐसे ही अब एलेक्सा में वीडियो स्क्रीन भी आ गई है। कुछ लोगों ने अभी देखी होगी, पर ये आ गई है। और उसके अंदर जो प्रोग्राम है, और एलेक्सा से आजकल आपने देखा होगा कि बहुत तरह के लोग सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे भी पूछते हैं। ये भी पूछते हैं कि एलेक्सा क्या तुम बेवकूफ़ हो, या एलेक्सा को हम किस मूड में सवाल पूछते हैं, कि गुस्से में पूछते हैं, आराम से पूछते हैं, हंस के बात करते हैं। अगर एलेक्सा का प्रोग्राम ऐसा बन जाए कि वो उसी मूड के हिसाब से जवाब देगी, उसकी टोन भी वैसी होगी, और उसकी स्क्रीन के ऊपर उस तरह के एक्सप्रेशन भी आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल संभव है। हम लोग कंप्यूटर प्रो लाइन में जो है, हमें मालूम है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। आज नहीं तो 2-4 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि एलेक्सा उस तरह से जवाब देगी जैसे हम किसी इंसान से पूछते हैं। उसके जवाबों में भाव भी होंगे, फीलिंग्स भी आएंगी, वो भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो क्या हम उस केस में हम कहेंगे कि एलेक्सा जो है वो अब चेतन हो गई? ऐसा नहीं है। वो भी भाव भी सिमुलेट करे जा सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो भाव होना भी अपने आप में चेतनता की निशानी नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसी कौन सी परिभाषा है जिससे हम पूरी तरह से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये चीज चेतन है और ये चीज जड़ है? और जैसा कि हमने बताया, वेदांत बड़ा साफ कहता है कि पूरी दुनिया केवल 2 तरह के तत्व से बनी है, एक जड़ तत्व और दूसरा चेतन तत्व। और वेदांत इस कहता है कि इसी के बहुत सारे नाम हैं। इसी को प्रकृति और पुरुष भी कहा जाता है। जड़ तत्व को प्रकृति कहा जाता है और चेतन तत्व को पुरुष कहा जाता है। इसी को शक्ति और शिव भी कहा जाता है। शक्ति मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब इसके अंदर पांचों तत्व भी आ जाते हैं। पांचों तत्व भी हम देखें कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये सारे पांचों तत्व भी वास्तव में एनर्जी से ही बने हैं। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें इसमें पूरी सृष्टि आ जाती है। तो शक्ति और शिव, ये भी एक जड़ और चेतन का ही एक तरह से नाम है। और इसी को हम अनात्मा और आत्मा के नाम से भी जानते हैं। जो भी चीज आत्मा है वो चेतन है, और जो अनात्मा है वो जड़ है। और वेदांत एक चीज और कहता है, बहुत सही कहता है, कि कोई भी जो तत्व हमने देखे, 2 तत्व, तो दोनों तत्व बिल्कुल अलग अलग है। जो जड़ है वो चेतन नहीं हो सकता, और जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता। इन दोनों में बिल्कुल क्लियर भेद है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। और इसी को, जड़ और चेतन को, दृश्य और दृष्टा
से भी जाना जाता है। ये भी इसका एक और नाम है दृश्य और दृष्टा। ये सारे अलग अलग नाम हैं, पर अब वास्तव में अब हम देखेंगे कि क्या सही परिभाषा है जिससे जड़ और चेतन को हम अलग अलग समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं, और वो ऐसी परिभाषा जिसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और ये भी क्लियर आ जाएगा कि जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। इन दोनों के अंदर में कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी आपस में मिलाव नहीं है, क्योंकि अभी हम आत्मज्ञान के पहली स्टेज से इस पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, जिसके अंदर जड़ और चेतन का भेद समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, इसी को विवेक दृष्टि बोलते हैं। समझ से, गहराई से सोच के, गहराई से समझ के जड़ और चेतन का भेद समझना। तो जब सारी की सारी परिभाषाएं फेल हो जाती हैं कि चेतन को समझने में कि चेतन क्या है, तब ऋषियों ने जो परिभाषा दी, जो वेदांत की परिभाषा है, आत्मज्ञान की परिभाषा है, वो हमारे सामने आती है। वेदांत कहता है कि जो दो तरह के तत्व हैं, उनमें से एक ऐसा तत्व है जिसको जाना जा सकता है, और दूसरा ऐसा तत्व है जो जान सकता है। और मजे की बात है, जिसको जाना जा सकता है उसको वो जान नहीं सकता, और जो जान सकता है उसको जाना नहीं जा सकता। जो जानने वाला है उसको जाना नहीं जा सकता, और जिसको जाना जा सकता है वो खुद किसी चीज को जान नहीं सकता। तो वेदांत ने जो परिभाषा दी, बहुत क्लियर शब्दों में परिभाषा दी, वो दी कि जो भी वस्तु जानी जा सकती है किसी भी माध्यम से, किसी भी इंद्रियों से, किसी भी साइंस के इंस्ट्रूमेंट से, जिसके बारे में कुछ भी बताया जा सकता है, जिसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, रूप, किसी भी तरह से उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, जाना जा सकता है, वो है जड़। और जो जानने वाला है, वो केवल जानने वाला है, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको किसी भी तरह उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, रूप किसी तरह से बताया नहीं जा सकता, कोई भी इंद्रियां उसको जान नहीं सकती। वो तत्व है जानने वाला। तो दो तत्व अलग अलग बड़े क्लियर हैं, जाना जा सकने वाला और जानने वाला। जाना जा सकने वाला जड़ और जानने वाला चेतन। और अब जड़ के अंदर सारी और चीजें, जैसे हमने कही थी, प्रकृति, और जानने वाला पुरुष। जाने जा वाला जो जड़ तत्व या जाना जा सकने वाली जो भी चीज है वो प्रकृति, और जो जानने वाला है उसको वो पुरुष। ऐसे ही शक्ति और शिव, जो भी शक्ति है, और इस शक्ति से पांच तत्वों से, पांच से पूरा सृष्टि बनी है, वो सारी की सारी शक्ति, और इस शक्ति का जानने वाला वो है शिव। इसी तरह से अनात्मा, जो भी चीज जानी जा सकती है, जिसको हम जड़ बोल रहे हैं, वो सब का सब अनात्मा, और इन सबको जानने वाला चेतन यानी आत्मा। तो ये अलग अलग नाम दिए हैं उसी चीज को जिसको हम जड़ और चेतन के भेद के रूप से जानते हैं। अब जब हमने ये परिभाषा तो देख ली, और ये परिभाषा अब हमें बड़ी समझ में आ गई, लॉजिकल लगी, कन्विंसिंग लगी, क्योंकि नाम से ही पता चलता है चेतन मतलब जो चेता हुआ है, जिसके अंदर जानने की क्षमता है, वही चेतन है। और जड़ मतलब वो जान ही नहीं जा सकता, पर उसको जाना जरूर जा सकता है। तो ये बहुत निकल के आया, जो स्वामी जी ने भी हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। जो ना तो खुद को जान सकता है, ना किसी और को जान सकता है,
वो है जड़, और जो खुद को तो जानता है कि वो है, खुद को सिर्फ इतना जानता है कि वो है, खुद की लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं जानता, वो उसका कोई रंग रूप नहीं जानता खुद का, पर उसको बस ये मालूम है कि वो है, इसको इतना जानता है कि वो है, और वो ही औरों को भी जानता है, जड़ को भी जानता है। तो जो खुद को भी जानता है और औरों को भी जानता है, वो है चेतन। और जो ना खुद को जान सकता है और ना औरों को जान सकता है, यहाँ पे खुद को जान सकता है कि मतलब जितने भी हमने अभी तक उदाहरण लिए जड़ के, जो कि हमने सामान्य बुद्धि से सोचा था कि ये शायद चेतन है, पर जब हमने उनको एनालाइज किया तो पाया कि वो चीज़ सही नहीं है। पर वो सारे के सारे उदाहरण हम देख लें, उनमें कोई सी के अंदर भी ये बोध नहीं है कि मैं हूँ, उनको ये नहीं पता कि मैं हूँ। जैसे हमने मोबाइल का उदाहरण लिया, कार स्कूटर का उदाहरण लिया, और एलेक्सा का उदाहरण लिया, ना तो उनको ये पता है कि वो हैं, इसका मतलब वो खुद को नहीं जानते कि वो हैं, ना ही वो किसी भी और को जानते हैं। वो हमसे बात भी कर रही है एलेक्सा, पर एलेक्सा को ये नहीं पता कि वो है और वो एलेक्सा है, और ना ही एलेक्सा को ये पता कि मैं हूं जो उससे बात कर रहा हूं। वो जड़ रूप में ही उसका लॉजिक ऐसा बना दिया, प्रोग्राम कर दिया, वो हमारी बात सुन के उसके अंदर से प्रोग्राम काम करता है, उसका जवाब दे देता है। ऐसे ही जितनी चलने फिरने वाली चीजें, तो इस भेद से हमने देखा, बड़ा क्लियर हो गया कि अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं पैदा होता। पहले जितनी भी परिभाषा आई थी, वो परिभाषा किसी न किसी लेवल पे फेल हो जाती थी, कि जिसको हम सोचते थे ये चेतन है, पर जब हमें उसी तरह की हमें और चीजें मिल जाती थी जो जड़ है, तो इसका ना वो परिभाषा फेल हो जाती थी। पर अब ये जो परिभाषा है कि जानने वाला चेतन और जाना जाने वाला जड़, इस परिभाषा को हम जितनी भी चीजों को हम दुनिया में जानते हैं, उन सब पे लगा के देख लें, तो पता चल जाएगा कि कोई भी वो परिभाषा हर जगह फिट बैठती है। पर अब ये परिभाषा अब हमने बाहर की सारी चीज़ों पे तो लगा ली, दुनिया की सारी चीज़ों पे लगा ली, और इस परिभाषा के हिसाब से हमने ये देख लिया, हम ये देखें कि दुनिया में संसार पे जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को जाना जा सकता है। इसका मतलब वो सारी की सारी चीज़ें जड़ हैं, क्योंकि हमने ये परिभाषा देखी थी कि जाने जा सकने वाली चीज, यानी जिसको जाना जा सकता है, वो सबके सब जड़ हैं। पर अब हम अपने ऊपर अगर आए, मेरा शरीर अगर हम देखें, हम अपने आप को जब देह भाव में होते हैं तो शरीर मानते हैं, पर अब हम शरीर की बात कर रहे हैं। ये शरीर खुद को जानता है कि वो शरीर है? तो बड़ा इसका क्लियर जवाब मिलेगा कि शरीर नहीं जानता। जैसे हाथ है, हाथ काम जरूर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर हाथ ने अगर कोई चीज पकड़ी तो उसको ये नहीं पता कि उसने कुछ पकड़ा है। हाथ को ये भी नहीं मालूम कि वो हाथ है, और हाथ क्या क्या कर रहा है। इसी तरह से शरीर के हमारे सारे अंग हैं। तो इससे साइंटिफिकली सोचने में, विवेक दृष्टि से बिल्कुल क्लियर सिद्ध होता है कि पूरा का पूरा शरीर, जिसके अंदर हमारी सारी इंद्रियां, हमारे शरीर के सारे काम करने वाले अंग, वो सब भी आते हैं, वो सब के सब अपने आप में जड़ हैं, क्योंकि इन सब को मैं जानता हूं, इस सब को जानता हूं, और क्योंकि मैं इनको जानता हूं तो मैं इनसे अलग हूं। क्योंकि कोई भी अगर किसी को जानता है, ए अगर बी को जानता है तो वो बी से अलग है, और इस पूरे शरीर को मैं जानता हूं तो इस शरीर से मैं अलग हूं। क्योंकि इस शरीर को मैं जानता हूं तो यह शरीर जड़ है, पर इन शरीर को जानने वाला जो है वो इस शरीर से अलग है। यहां पे ये चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है। शरीर तक भी एक समझना बड़ा आसान होता है कि शरीर जड़ है, पर इसके बाद बात होती है हमारे मन की। मन तो हमें लगता है कि मन जिसके अंदर सोच विचार चल रहा है, जिसके अंदर भाव है, वो तो जड़ नहीं है, वो तो चेतन है ही है। पर अगर इस परिभाषा से देखें कि जिसको जाना जा सकता है वो जड़ ही है, और जो जान सकता है
वो ही चेतन है। तो मन के अंदर अगर देखिए क्या है, मन के अंदर मुख्यतः दो चीजें हैं, या तो मन के अंदर विचार आते हैं या कोई ना कोई भाव चलते हैं। मन का इन दोनों के अलावा कोई काम नहीं। भावों विचारों का चलना, कोई चीज हम सोच रहे होते हैं, उसने ऐसा किया था, मैं उसके लिए ऐसा जवाब दे सकते हूँ, या इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें, मुझे वहाँ जाना है, जाएं कि नहीं जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से बस मिलेगी, ये सब चीज़ों की प्लानिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, घर के अभी काम करने हैं, पहले ये करें फिर वो करें, ये सारे जो विचार चलते हैं, क्या ये जो विचार मन में चलते हैं, क्या ये विचार, क्योंकि ये मन का मुख्य हिस्सा विचार है, क्या ये विचार खुद को जानते हैं कि ये विचार हैं और ये विचार चल रहे हैं? क्या ये विचार, एक विचार दूसरे विचार को जानता है? या कि इन विचारों को विचार खुद को जानते हैं या इन विचारों को कोई और जानता है? जब हम विवेक दृष्टि से इस गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर चिंतन करेंगे, अपने विचारों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा कि इन विचारों को जानने वाला भी विचारों से अलग कोई है। अब क्योंकि विचारों से जानने वाला मैं अलग हूं, तो इसका मतलब विचार अलग है और मैं अलग हूं। और क्योंकि विचारों को मैं जानता हूं, तो ये बड़ी साफ बात हो गई कि विचार जाने जा सकते हैं, विचारों को जाना जा सकता है। और जैसा हमने कहा था कि जिसको भी जाना जा सकता है वो जड़ है। तो यहाँ पे और बात क्लियर हो गई कि जो विचार हैं वो भी अपने आप में जड़ है, क्योंकि विचारों को जाना जा सकता है। तो हमने बात कही थी, जिसका रंग रूप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई वजन कुछ भी है, किसी भी इंद्रियों से जाना जा सकता है, वो तो जड़ है ही। पर यहाँ पे जो विचार है, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, न मोटाई है, न रंग है, न रूप है, पर उसके अंदर, विचार के अंदर भी विचार की एक भाषा है, उसके अंदर से कोई मतलब निकलता है, उस मतलब को जाना जा सकता है। वो जानना भी है तो वो जड़ है, क्योंकि उन विचारों को जाना जा सकता है तो वो जड़ है। अब इसी तरह से बात आती है भावों के ऊपर। हमारे जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं जिनसे अलग अलग तरह के भाव हमारे अंदर पूरा दिन में आते रहते हैं। उन भावों को भी अब अगर हम थोड़ा ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करें, भावों को ऑब्जर्व करें, तो समझ में आएगा कि उन भावों को भी जानने वाला, जैसे उदासी का भाव है, कभी उदास है तो हम अगर खुद देखें अपने आप को, तो समझ में आएगा कि हाँ, मेरे मन में उदासी का भाव है। तो जैसे ही हम वो देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस भाव को जानने वाला इस भाव से कोई अलग है। इसका मतलब जब उदासी जो भाव है, तो भाव को अगर कोई जान रहा है तो भाव अपने आप में भी जड़ हो गया। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसको भी जाना जा सकता है वो जड़ है। ये परिभाषा बिल्कुल सटीक परिभाषा है जड़ और चेतन को अलग अलग करके देखने की। तो इसका मतलब तो जो भी चीज हम जानते हैं, अपने से बाहर पूरी सृष्टि में और अपने अंदर, जितना भी कुछ है मेरे अंदर का जो संसार है, जितना भी मेरे मन के अंदर, मेरी याददाश्त, मेमोरी, रिलेशनशिप्स के लिंक्स, मेरी सोच, जो भी कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है और जो मेरे से बाहर है, वो सब का सब जाना जा सकता है। तो वो सब का सब जड़ है। पर कोई तो है इन सबको जो जानता है, क्योंकि जानना हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। संसार को भी जानना हो रहा है और मेरे अंदर जो कुछ है उसको भी जानना हो रहा है। तो वो जो जानने वाला, हम के तरफ ध्यान दें, दृष्टि अपनी तरफ को मोड़ें, उस जानने वाले की तरफ ध्यान दें, तो समझ में आएगा कि वो जानने वाला ही वास्तव में मैं हूं। और उस
को सिर्फ ये जाना जा सकता है कि मैं हूं, पर उसके अलावा उसका, उस जानने वाले का अपने आप में और कोई भी रंग रूप आकार, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है। कोई भी तरह से, किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से उसको जाना नहीं जा सकता। जाना मतलब जो इंद्रियों के तौर पे जो जानना है, शब्दों में जिसको हम व्याख्यान कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। वो जो जानने वाला है और वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं। ये बिल्कुल शक से बाहर की चीज है। उस जानने वाले को ही सिर्फ चेतन कहते हैं। और इसी चीज पे थोड़ा गहराई से सोचें तो वो जो मैं हूं, उसको केवल मैं ही जानता हूं, उसको कोई और जान ही नहीं सकता। जो दूसरे शरीर हैं या मन है, उनकी इंद्रियां हैं, वो जितना भी मेरे को जानते हैं, वो मेरे जड़ रूप को जानते हैं। हो सकता है मेरे विचारों को भी जान ले। कल को ऐसा कंप्यूटर आ जाए इलेक्ट्रोड लगा के कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, शायद वो जान ले। कोई मेरे भाव भी हो सकता है जान ले। पर मैं जो जानने वाला हूं, उसको जानने वाली मशीन ना कभी बनी है, ना कभी बन सकती है। कोई भी इंद्रिय, कोई भी किसी भी जानवर की, बहुत सारे जानवरों की बहुत बहुत तेज इंद्रियां होती हैं, इंसानों से भी बहुत तेज इंद्रियां होती हैं, पर कोई भी इंद्रियां उस मैं जानने वाले के बारे में कुछ भी नहीं भनक ले सकती। वो जानने वाला मैं केवल एक अकेलौता तत्व हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ उसका ही पता है। और जो भी चीज है, बाकी सारे के सारे जिस तरह से और मुझको नहीं जान सकते, मेरे वास्तविक चेतन स्वरूप को नहीं जान सकते, उसी तरह से मैं भी जो भी इन सारे इंसानों को जानता हूं, उनके सिर्फ जड़ रूप को जानता हूं, उनके सिर्फ शरीर मन बुद्धि को जान सकता हूं। पर ये सब के सब भी जड़ है, क्योंकि मेरा शरीर मन बुद्धि, हमने देखा कि ये सब के सब जड़ है। तो जो भी संसार में है, चाहे और इंसान है, प्राणी है, क्योंकि जितना हम जानते हैं वो सिर्फ जड़ है। तो उस दृष्टि से देखा जाए, और वेदांत इस चीज को कहता है कि जानने वाला तत्व, शिव तत्व, आत्मा तत्व केवल एक ही है, और वो है मेरा होना। मैं जो जानने वाला हूं, उसका जो होना है, वो डबल है ही नहीं, वो एक ही एग्जिस्ट करता है। क्योंकि उसके अलावा हम किसी और मैं को, उस चेतन को जान ही नहीं सकते, क्योंकि चेतन ही सिर्फ चेतन का बोध ले सकता है कि वो है। कोई और कोई भी तत्व जान ही नहीं सकता। तो चेतन तत्व एक ही है, और ये पूरा का पूरा संसार जिसमें सारे प्राणी हैं, सारे इंसान हैं, वो सब के सब प्राणी रूप में जब हम देखते हैं, वो सब के सब जड़ हैं। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात हुई। और अगर इस बातचीत में शायद आपको ये भनक मिली होगी कि हाँ, मेरा होना तो किसी भी शक से बाहर है, और मेरा जानने का गुण होना भी किसी भी शक से बाहर है। जानने का होना तो हो रहा है, जानना तो हो रहा है, तो वो मैं हूं जानने वाला। तो शायद एक अनुभूति अगर किसी को अभी तक नहीं हुई, तो शायद उसकी अनुभूति हुई होगी कि अरे हाँ, यही तो वो तत्व है जो इसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, वो मैं हूं। जब सारी चीजों से हम परे होके अपने अंदर सिमटते हैं, प्याज के छिलकी की तरह से बाहर की सारी परतें जब निकल जाती हैं, सारे जड़ तत्वों की परतें निकल जाती हैं, तो जो अंत में बचता है बिना नाम रूप वाला, जानने वाला, वो मैं हूं। तो एक तो ये भेद निकल के आया, थोड़ी हमारी समझ क्लियर हुई कि सबका सब पूरा सृष्टि, पूरा संसार जड़, और केवल मैं चेतन। पर अब जो दूसरी मजेदार एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है कि जो मैं हूं, जो चेतन हूं,
जितने भी हमने पहले साधारण बुद्धि से गुण समझे थे कि ये चेतनता के गुण होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि इंद्रियां रखना, या चलना फिरना, या ग्रो करना, या मल्टीप्लाई करना, या एक समय के बाद मर जाना, या सोचने की क्षमता रखना, इवन भाव रखना, जो वास्तव में मैं हूं उसमें ये एक भी गुण नहीं है। ये जो गुण हमने अब तक सबके सब गुण चेतन के समझे थे, वो तो जड़ के गुण निकले। जो भी चीज चल फिर सकती है वो उसको जाना जा सकता है तो वो जड़ है। जो भी चीज ग्रो करती है तो इसका मतलब वो शरीर रख रही है तो वो भी जड़ है। जो भी चीज सोच रही है तो वो भी जड़ है। जो भी चीज बोल रही है तो वो भी जड़ है। तो ये सारे के सारे गुण वास्तव में जड़ तत्व के गुण है, प्रकृति के गुण है। चेतन तत्व जो वास्तव में मैं हूं उसके गुण नहीं है, क्योंकि जो चेतन तत्व है, जो मैं वास्तव में हूं, उसके अंदर में कोई बदलाव ही नहीं है। वो एक रस तत्व है, वो अजन्मा है और वो अविनाशी है। आपने देखा होगा कि जो अब जब अपने आप अंदर हमने झांका तो देखा जो जानने वाला है उसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं आया। बचपन से अब तक वो वही का वही है, नींद में भी वही का वही है, हर बचपन जवानी बुढ़ापा सब में वही का वही है। और कितने भी स्त्री पुरुष सबके अंदर जानने वाले तत्व के अंदर कोई भेद ही नहीं है। तो उसमें भेद नहीं है तो उसके अंदर कोई चलना नहीं है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उसका मरना नहीं है, उसको मल्टीप्लाई नहीं होना है। तो सारे के सारे गुण जो हमने पहले सोचे थे कि चेतनता को रिफाइन करते हैं, अब समझ में आया वो सारे के सारे जड़ को रिफाइन करते हैं। इस जड़ प्रकृति के गुण में के अंदर बदलाव है, इनके अंदर में जन्म और मरण है। इस जड़ प्रकृति के अंदर ही चलना फिरना है, सोचना भी उसके अंदर है, बोलना भी उसके अंदर है। और जो चेतन है वो बिल्कुल निश्चल, शांत, सिर्फ जानने की क्षमता रखने वाला तत्व। इसी के बारे में कहा गया कि बिन पद चलो सुनई बिनु काना। ये बहुत मशहूर चौपाई है। बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिनु करम करही बिथि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यहां पे इस चेतन तत्व को भ्रम के रूप में कह रहे हैं तुलसीदास जी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के, बिना जीव के वो सब कुछ कहता है। बहुत जबरदस्त लगता है। तो ये जो भ्रम तत्व है, चेतन तत्व है, इसकी कोई भी इंद्री नहीं है, पर ये खुद से ना बोलता है, ना सुनता है, ना करता है। ये सब प्रकृति करती है, पर वो प्रकृति का काम बिना इस चेतन तत्व के नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहा गया कि इसके कोई पैर नहीं है, कोई कान नहीं है, कोई आंख नहीं है, कोई जीभ नहीं है। तो इस भाव को समझें, जो चेतन तत्व है वो बिना कुछ करते हुए भी करता है, क्योंकि उसके होने से ही ये सारी की सारी सृष्टि एक तरह से काम कर रही है। पर फिर भी चेतन तत्व अपने आप में वहीं का वहीं है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। कोई भी सोच भी चेतन तत्व के अंदर नहीं है, कोई भी भाव भी चेतन तत्व के अंदर नहीं है। वो इन सब से परे होते हुए भी इन सब को जानता है, केवल है, विकारों को, भावों को, विचारों को, उन सबको जानता है। तो ये भेद जितना क्लियर हो और उस भेद के ऊपर और जितना विचार करें हम दिनचर्या में, और इसको जड़ और चेतन को दृश्य और दृष्टा के रूप में जानते हैं, तो जो भी जिंदगी में हम जान रहे हैं,
अपने शरीर से बाहर और शरीर के अंदर, उन सबको दृश्य की तरह से देखना शुरू करें। पर उस दृश्य को जानने वाला जो दृष्टा है, उसका बोध हम हमेशा रखें, जड़ और चेतन में भेद बनाए रखें। तो जो पहली स्टेज है वेदांत के ज्ञान की, आत्मज्ञान के भेद की, जब वो क्लियर हो जाए, विवेक से, भेद से क्लियर हो जाए, और बिल्कुल हमें साफ नजर आना शुरू हो जाए कि ये जड़ और ये चेतन, इनफैक्ट जो भी नजर आएगा वो सब जड़ ही नजर आएगा, पर चेतनता का बोध हमें हमेशा बना रहे कि हाँ, ये तो चेतनता है और ये ही वास्तव में मैं हूं। तो जैसे दूध और पानी अलग अलग होता है, ऐसे जड़ और चेतन जितना अलग हो के हमारे जहन में बस जाएगा, उतना हम सेकंड स्टेज के लिए तैयार होंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये सारा जड़ भी वास्तव में चेतन ही है। पर इसको हम पहले अलग अलग करके सोचना बहुत जरूरी है। वो नहीं सोचेंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, और हम सुन जरूर लेंगे कन कन में है राम, पर वो अनुभूति में नहीं आएगा। इस जड़ चेतन के भेद को आप सब और चिंतन मनन करें, जो आज बात की है, इस बोध में रहें कि मैं दृष्टा हूं और दृश्य मुझ सबसे अलग है। तो जितना उसमें रहेंगे, उतना ये पकड़ और गहरी होगी, उतना ये भेद गहरा होगा। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।